अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, तीन चार इश्यूज़ पे बात करनी है। मरीम नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने कल तकरीर की, उसके पार्टी ओहदों के हवाले से बातें की और बड़ी उसकी पार्टी के अंदर हुआ क्या है और क्या क्या बातें हुई हैं, इस पे बात करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने बात की, टांगे खींचने वालों को, तो उसका सिंपल जवाब ये था, यहीं से शुरू करते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आए और उन्होंने विद आर्गूमेंट बताया कि किस तरीके से IMF की जो शराइत हैं वो पूरी नहीं की गई और किस तरीके से वज़ारत ख़जाना जो है वो कामयाब नहीं हो सकी और नेगोशिएशन में कामयाब नहीं हो सकी। यानी उन्होंने मुद्दा जो है वो वज़ारत ख़जाना पर डालने की कोशिश की। तो उम्मीद यही थी कि जब भी इस तरह का कोई इंटरव्यू होता है तो अगले दिन जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो आके क्लियर करते हैं, वो आके बताते हैं कि ये नहीं है, बल्कि उन्होंने ये गलत कहा, ये गलत कहा। वैसे उमूमी तौर पर तो इसहाक डार साहब गुस्से में आगे रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था या जो भी है। उम्मीद थी कि जुमे के दिन भी शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम होता है तो वो जुमे को आएंगे, वो तो नहीं आए। लेकिन उन्होंने अपने जितने भी ख़ानदान के लोग हैं और अपने जो लोग हैं उनके ज़रिए से अपने आप को मसीहा ज़रूर साबित करवाने की कोशिश की है। क्या शहबाज शरीफ, क्या मरीम नवाज़, बार बार इसहाक डार का नाम आता रहा और इसकी वजह सिर्फ साफ यही नज़र आ रही थी कि एक तो IMF का प्रोग्राम अभी तक लेने में कामयाब नहीं हुए हैं, दूसरा ये है कि मिफ्ता इस्माइल ने जो इल्ज़ामात लगाए थे उसके ऊपर बातें हुई कि हम ओहदा खींचने वालों को, अपना टांगे खींचने वालों को ओहदा नहीं देंगे वगैरह वगैरह। वो तो आप लोगों ने वैसे भी नहीं देना था, जो मर्जी हो जाए, वो तो ख़ानदान में ही चलना था। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने टांगे नहीं खींची थी, जिनकी पार्टी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उनको कख नहीं मिला। खैर, इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब नहीं आए। अब मैं आता हूँ ज़रा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर, बल्कि उससे पहले थोड़ा सा कमेंट कर लेता हूँ मैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। IMF के आगे उल्टे, उनकी शराइत के आगे उल्टे सीधे हो गए हैं हम, यानी कि हर चीज़ मानने के लिए हम तैयार हैं। उल्टे सीधे होने का यही मतलब मिन्नत तरले भी कर रहे हैं। तो जब आपके पास एक कोई अल्टरनेट है, जब आपने ये मशहूर किया हुआ कि हमने नहीं लेना, हमने उनकी डिक्टेशन भी कबूल नहीं करनी, जब आप बदमाशी के ज़रिए, गुस्से के ज़रिए इसहाक डार साहब कहते हैं कि IMF होता कौन है, फिर उल्टे सीधे होने का मतलब समझ नहीं आता कि क्या है। फिर आप सीधा सीधा उस दूसरे ऑप्शन के पास जाएं जिसको आपने पता नहीं कौन सा छुपा के रखा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है जो पता नहीं क्या एकदम से सरप्राइज़ होगा। वो सरप्राइज़ कुछ भी नहीं है वैसे, लेकिन बहरहाल अगर आप सेकंड ऑप्शन पे जाएं, क्यों उल्टे सीधे हो रहे हैं? एक तरफ आप धौंस और धमकी, तड़ियाँ लगाते हैं, बढ़ के मारते हैं कि हम उसके बगैर भी चल सकते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उल्टे सीधे भी हो गए। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई। अच्छा, अब आते हैं ज़रा मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ। एक तो आगे आ जाए जनाब। कायद के असूलों को जिस जमात ने ज़िंदा रखा है वो PMLN है, आपकी जमात है। कायद के असूलों को, यानी कि कायद जो थे, कायद आज़म के ज़माने में लोटे भी बने, कायद आज़म के ज़माने में जो जमातें भी बनी, पीठ में छुरे भी घोंपे गए। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि कायद आज़म के ज़माने से ये सारी जो बारगेनिंग अंदर चलती थी, असेंबली के अंदर हुआ था। कायद आज़म के ज़माने में शायद छांगा मांगा जो था वो ज़रा ज़्यादा घना जंगल था, लेकिन वहाँ पे MPA वगैरह गए होंगे। आपको पता है कि कायद आज़म के ज़माने में MPA वगैरह गए थे और पार्टियों की वो तकसीम करवाई गई थी। कायद आज़म के ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर सवार होके, शायद कायद आज़म के ज़माने में वो उनकी जमात आई थी, पता नहीं, इस तरह की कोई बात। अब कायद आज़म वाली जमात है जनाब हमारी। हिस्ट्री में अगर यहाँ पे बताना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन एक क्योंकि आगे भी कमेंट करना है। दूसरी जमात बदतरीन इंतकाम और के बावजूद दामन हाथ से नहीं छोड़ा और अखलाक का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ा। अखलाक का दामन अभी हाथ से नहीं छोड़ा। आप राना सनाउल्लाह से लेकर ख़ुद मरीम नवाज शरीफ साहब की तकरीरें सुन लें पिछले 3 महीने की, 4 महीने की। कौन से ऐसे अलकाबात हैं जो अपने मुखालफों को इन्होंने नहीं बताए, कौन उससे नहीं नवाजा? कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से नहीं कहे गए? वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, और लेकिन दामन अखलाक का हाथ से नहीं छोड़ा। अभी कसर है, पता नहीं कौन सी ऐसी वो सतह है जिसको छू के आपको महसूस होगा कि दामन अभी हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ का, नवाज शरीफ का नाम जो लेना, किसी का नाम, हाँ, इखलाक के हवाले से नवाज शरीफ किसी का नाम बिगाड़ना तो दूर की बात है, किसी का नाम भी नहीं लेते, लेकिन फिर आप उनकी बेटी हैं तो आपके ऊपर पता नहीं असर क्यों नहीं आया। नवाज शरीफ पर क्या क्या मुश्किलात नहीं आई, मगर रोते पीटते हुए अवाम को अपनी कहानी नहीं सुनाई। ये मेरे पास पीछे किताब पढ़ी हुई, पूरी किताब रोना पीटना है, जिसमें यहाँ से शुरू होता है कि हमने कहा था आपने कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, और कौम के साथ उन्होंने गिले शिकवे बहुत किए। फिर जब आप कहती हैं कि बेटी का हाथ पकड़ गया है, तो उस दिन भी आप लोगों ने अपने भाई के साथ जो शिकवे किए, फिर अपने भाई ने, फिर ख्वाजा आसिफ ने जो शिकवे किए कि कौम निकली नहीं। और ये रोना पीटना जो है इसी को कहते हैं। नवाज शरीफ
ने ये नहीं कहा कि हुकूमत चलेगी और मुश्किलात आ गई, दूसरे मुल्कों को आवाज़ दें कि मेरी मदद करें। दूसरे मुल्कों को आवाज़ देना क्या होता है? सन 2000 में और 2001 में जिस वक्त यहाँ से जिला वतन हुए थे, वो अचानक मेरे ख्याल में कोई मुशर्रफ साहब को ख्याल आया कि इस तरह उन्होंने जंतरी पे पता नहीं हाथ रखा था कि इनको वो सऊदी अरब भेज देना चाहिए। ज़ाहिर है शहजादे जो थे वो उस मुल्क के, उन्होंने डील की। वो हरेरी साहब आए यहाँ पे, दूसरे मुल्कों ने, पता नहीं दूसरे मुल्कों को मदद देना आप किसको कहते हैं? प्रैक्टिकली जिनका लीडर बाहर चला गया वो तो मदद को नहीं पुकारा, उसने तो मदद को नहीं पुकारा, प्रैक्टिकली अमली तौर पे जिला वतन होके गए। और जो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जो हैं वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि वो मदद को पुकारना, और ये वो पुकारा होगा उन्होंने भी। इमरान खान साहब ने बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी उन्होंने दूसरे ममालिक के हवाले से बात की होगी, की है, लेकिन खुद अपने लिए क्या किया है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा और तारीख बताएगी कि किसने क्या किया है। यही वजह है जब मुश्किल बात आता है तो सब सी सप्लाई द्वार बन के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सी सप्लाई द्वार बने। 2002 में, 2001 में कुलसुम नवाज अकेली थी, वो ये शिकवे शिकायत करती नजर आती थी कि कोई अस्पताल में जाके दाखिल हो गया है, किसी ने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया है, कि किधर चला गया, कोई राजा जफर लग के ऊपर तक वो लगे थे काफ। आज चौधरी शुजा साहब है, इन्होंने कहा था कि इनको धक्का दे के उतारेंगे कुलसुम नवाज को, लेकिन सी सप्लाई द्वार थे वो। फिर आगे जब मुश्किलात आई, नवाज शरीफ ने सीना तान कर बेटी का हाथ पकड़ा और जेल चला गया। साथ आगे ये भी बता देती और वापसी पे अकेले वापस चले गए, निकल गए बगैर बेटी को। यहाँ पे छोटे सी फिक्र तभी मुकम्मल होता था। वैसे बेटी का हाथ पकड़ा है, मैंने आपको पहले बताया था वसीम बदामी के प्रोग्राम में, इनके आज के इंटीरियर मिनिस्टर और पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि वो इलेक्शन बचाने के लिए वापस आए थे, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहते, यहाँ पे जेल काट रहे होते तो फिर उनकी कुर्बानी को माना जाता। जब वो इलेक्शन नहीं जीत सके या जो भी इलेक्शन के नतीजे आए, उसके बाद वो किस तरीके से किस तरीके से अस्पताल में दाखिल हुआ, किस तरीके से बाहर गए, बीमारी का पोल भी खुला, वापस आने का पोल भी, सारा कुछ खुला, वो सब कुछ तारीख का हिस्सा है। ये नहीं कि मुश्किल वक्त आया और बच्चे लंदन में बैठे हों। इन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पहले ये कहा कि ये नहीं कि मुश्किल वक्त आए और बच्चे लंदन में बैठे हों, फिर उन्हें एकदम याद आया शायद कि लोग हसन और हुसैन ना समझना शुरू हो जाए, तो उन्होंने फ़ौरन से कासिम और सुलेमान का नाम भी लिया है। ये है जनाब। और फिर अब आते हैं ज़रा, वैसे टोटल ये 26 मिनट की तकरीर थी। शुरू के 6 मिनट में इमरान खान साहब के हवाले से तज़किरा नहीं था, और आखिरी 2 मिनट, बीच में 6 मिनट से लेके 20 मिनट तक, या 12 मिनट और आखिरी 2 मिनट, 14 मिनट इमरान खान के साथ उस प्लेटफॉर्म पे तकरीर की जो इनके अपने मुस्लिम लीग नून का प्लेटफॉर्म था, जहाँ बहुत कुछ और बातें भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने तकरीर की। अब आते हैं जनाब जो इलेक्शन हुआ। मुस्लिम लीग नून किसी की इजारादारी नहीं है। 4 ओहदे 5 हैं, एक कायद ताहयात कायद है, दूसरे सदर हैं, तीसरी सदर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, सीनियर नायब सदर हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तान के सदर जो हैं वो इसहाक डार साहब हैं। वैसे आपको पता होगा कि इसहाक डार साहब को ओवरसीज़ का क्यों बनाया। उसकी वजह यह है कि उन्हें सबको पता है कि इनका ज़्यादा वक्त अगर ये वजारत में ना रहे तो बाहर ही गुजरना है, जैसे गुजरा है, तो बेहतर है कि इनको वही वाली ओहदा दे दिया जाए जहाँ वो बाहर वालों को इंगेज करते हैं। इससे ज़्यादा और कोई मकसद नहीं है इसका। तो कहते हैं कि किसी की इजारादारी नहीं है, तो यानी कि एक एहसन इकबाल के अलावा सारे ओहदे मेन अपने पास है। जो आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, सीनियर नायब सदर जो मरियम के आगे जिन्होंने आगे क्वेश्चन किया, उनको आपने कहीं नहीं रखा। वो तो अपने आप को उन्होंने अभी तक डिसएसोसिएट नहीं किया। शायद खाकान अब्बासी ने अभी तक अपने आप को नून लीग से डिसएसोसिएट नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने उनको ओहदा सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं दिया क्योंकि उन्होंने एक सीनियर नहीं बल्कि जूनियर को के हवाले से थोड़े से सवालात उठाए थे, उसको ओहदा दिया। लेकिन इजारादारी नहीं है, अभी इजारादारी नहीं है। मज़ेदार, मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। टैलेंट हंट प्रोग्राम होना चाहिए कि कारकुनों की जिम्मेदारी दिखाई जाए, आने वाले लोगों को जगह दी, कारकुनों को ओहदे दिए जाए, ऊपर वाले ओहदे ना बांटे जाए। सीनियर को अपने मुकाबले में जिनको पता है कि जो कल कला इनको चैलेंज कर सकते हैं आगे, उनको कह रही हैं कि सीनियर को चाहिए कि नए आने वालों को जगह दी जाए। यानी कि खुद अपनी फैमिली ने जगह नहीं देनी किसी को भी। अपनी फैमिली ने ना ख्वाजा आसिफ को जगह देनी है, ना साद रफ़ीक को जगह देनी है, एहसन इकबाल तो वो सेक्रेटरी जनरल चले आ रहे हैं, बल्कि जगह क्या देनी है, बल्कि निसार अली खान से पहले जगह लेनी है, फिर शायद खाकान अब्बासी से लेनी है। लेकिन उनको कह रहे हैं कि आप जो नए आने वालों के लिए जगह दें, ताकि ये जो एक ख़तरा अगर कल कला हो तो इनको भी हम साइड पे कर दें। तो ये है जनाब कि इजारादारी नहीं है। लेकिन जो मेरिट पर जो पूरा उतरता होगा, मेहनत करता होगा, जमात इसको सपोर्ट करेगी, लिफोकियत देगी। लेकिन जो मेरिट पर पूरा नहीं उतरता होगा, इसका भाई हो, इसकी बहन हो, इसका कोई रिश्तेदार, उसको ओहदा नहीं दिया जाएगा। कमाल है। तो ये मेरिट सिर्फ कारकुनान की हद तक है, ये मेरिट ऊपर नहीं है, मेरिट ऊपरली सतह पर नहीं है। ये
पार्टी के मंशूर के अंदर लिख देना चाहिए कि ये 4 ओहदे पक्के होंगे ख़ानदान के अंदर। आप टिल लगा लें, जोर लगा लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपको वो ओहदे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो बाकी नीचे वाले ओहदेदारान हैं, इनके लिए मेरिट जो है वो होगा। इलेक्शन अब दूर की बात नहीं है। और आखिर में एक बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा है कि ये अक्सर कहती हैं कि मैं अब तो मान भी लिया, हम तो खैर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने माना है कि मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि 35 साल वाले हाथ खड़ा करें तो सारे हाथ खड़ा कर लेते हैं पंडाल में, 25 साल वाले हाथ खड़ा करें तो सारे हाथ खड़ा कर लेते हैं पंडाल में। जब मैं कहती हूँ कि 45 साल वाले हाथ खड़ा करें तो सारे हाथ खड़ा कर लेते हैं। तो ये है, क्या आप अपने वोटर की बेइज्जती कर रही हैं? उनके ऊपर सवाल उठा रही हैं कि उनका दिमाग काम नहीं करता। 45 वाले भी कर लेते हैं, जाहिर है डिफरेंट एज वाले वहाँ पे बैठे होंगे ना। तो जब अगर बिलफर्ज पंडाल के अंदर 200 बंदा है तो 200 के 245 साल वाले तो हो नहीं सकते, 200 के 225 साल वाले भी नहीं हो सकते जब सारे हाथ खड़ा करते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि इनका दिमाग जो है वो काम नहीं करता, कद्दू टाइप दिमाग है, अब ये कहना चाह रही हैं?